नुरा हरियर रंग सुरमा धारे के अंग नुरा हरियर बोल बोले हवे सुकर महीना अजरा तोर डोलावे पूर भैया आवे परो और भैया जय हो छत्तीसगढ़ आप लोग गाइए हम गाओ अरबा मेरी गिरा महानदी है अपा इंद्रावतिया पखारे लोर भैया परावे परा और भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया रायगढ़ हावे सुगर तोरे मोरे मुकुट रायगढ़ हावे सुगर तोरे मोरे मुकुट सरगुजा ओ बिलासपुर भैया सरगुजा ओ बिलासपुर भैया रायपुर गली घाट सुकर पवन रायपुर गली घाट सुकर पवन गुरुग बस्तर सोहे पैदलिया नाद नाग नमा कर धरिया परो तोर गुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया अरबा तेरी गिरा नदी है अपा अरबा तेरी गिरा नदी है अपा इंद्रावतिया पखारे तोर भैया पावे परो और भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ महारानी छत्तीसगढ़ मेरा हृदय है और छत्तीसगढ़ से शांति कुंज में लगभग 80% कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ रहते हैं। बाकी 20% अन्य प्रांतों के लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ में ही था, बाद में बटा है वो, तो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं पूरे मध्य प्रदेश ही रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के लोगों का चरण गंगा जल से धोकर पिया जाए तो भी कम है, क्योंकि उन लोगों का जो त्याग समर्पण और उनकी हृदय की श्रद्धा और भावना रीछ वालों से तुलना की गई। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार आज दुनिया में अगर फैला है तो उसका शुभारंभ हुआ था छत्तीसगढ़ से। वहाँ के लोग अपना पूरा जीवन अर्पित करते थे। और तो और हमारा भोजनालय, हमारा शांति कुंज परम सुंदर दीदी जी का भोजनालय उन्हीं बहनों के द्वारा चलता है और उन्हीं भाइयों के द्वारा चलता है। अभी आप जाके देखिए, सुबह 4 बजे से हमारे छत्तीसगढ़ बस्तर के वो भाई दत्तेवाड़ा
और नारायण घाटी में रहने वाले हैं जो कभी जूते चप्पल नहीं पहनते थे, वो सुबह 4 बजे से भोजनालय में आकर के सेवा देते हैं और रात के 8 बजे तक भोजनालय में रहते हैं। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ प्यार है जो आज यहाँ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये गायत्री परिवार साधनों से नहीं बल्कि प्यार के बल पर चल रहा है और प्यार की डोर से बंधा हुआ ये गायत्री परिवार है और इस गायत्री परिवार की महिमा इस गीत के माध्यम से कही जा रही है। आप सब लोग सुनेंगे। ये गीत प्रारंभ हो से पूर्व कवि की 2 पंक्तियां आप सुनेंगे। गायत्री परिवार अनूठा, हर जन जिसको प्यारा है, स्नेह डोर से बंधे सबसे बढ़कर न्यारा है। जब से यहाँ पर आए हैं हम, भूल गए हर द्वार। ये है गायत्री परिवार, ये है परिवार। अब गीत की पंक्ति हम बोलेंगे, उसे आप दोहराइएगा। गुरु सत्ता से मिला हमें जो प्यार है, गुरु सत्ता से मिला हमें जो प्यार है, बंधा इसी से गायत्री परिवार। हमें जो प्यार है, बनाई से गायत्री परिवार है। ओ सत्ता से मिला हमें जो। आप सभी भाइयों और निवेदन है, जिस प्यार की बंधन से गायत्री परिवार बंधा हुआ है उस लाइन को आप लोग दोहराइएगा और गाइएगा। जैसे नहीं खिलौने कर्तव्यों का भाव नहीं जागेंगे, बच्चों में नहीं खिलौने मांगेंगे। हमने से हर परिजन जिम्मेदार है,
क्योंकि हमारा गुरु भी बहुत कुमार है। बधाई से गायक की परिवार है, बधाई से गायक की परिवार है। बधाई मिला हमें जो प्यार है। अभी आज की विशेष गोष्ठी का विशेष संचालन करने के लिए छत्तीसगढ़ जोन के प्रभारी आदरणीय सुखदेव चतुर्वेदी भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं। वही आपको उद्बोधन देकर बताएंगे कि हमारा विद्यापीठ, शक्तिपीठ, मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल कैसे चलेगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम दीप को अपने घर जलाते हैं, लेकिन दूसरे घर भी दीप जलाने की तैयारी करते हैं। 2026 में जो जन शताब्दी आ रही है, तो जन शताब्दी में आपको जो जिम्मेदारी लेना है वो आप आपको बताएंगे। इस लाइन को सब लोग दोहराइएगा। नहीं सिर्फ अपने घर दीप जलाएंगे, औरों का अंधियारा दूर भगाएंगे। नहीं सिर्फ अपने घर दीप जलाएंगे, औरों का अंधियारा दूर भगाएंगे। आप लोग दोहराइएगा, आपको बोलना है, लाइन को दोहराना है। अब इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, फिर से दोहराइएगा। नहीं सिर्फ अपने घर दिए जलाएंगे, औरों का अंधियारा दूर भगाएंगे। गाइए। नहीं सिर्फ अपने घर दीप जलाएंगे, औरों का अंधियारा दूर भगाएंगे। तो कहीं न है सुख, कहीं न है सुख शांति कल संसार है, कहीं न है सुख शांति कल संसार है। ऐसे कब नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। अगर आपको बोलना ही है तो हाथ उठाइए दोनों, दोनों उठाइए और आप बोलिए बधाई से गायक की परिवार है, बधाई से गायक की परिवार है। ओ दुर्गता का मिला हमें जो प्यार है, दुर्गता का मिला हमें जो प्यार है। ओ बधाई से गायक की परिवार है, बधाई से गायक की परिवार है, बधाई से गायक की परिवार है, बधाई से गायक की परिवार है। ओ दुर्गता का मिला हमें जो प्यार है। परम पूज्य गुरुदेव की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। उनको प्यार मिला है, वास्तव में उसी का परिणाम है कि आज गायत्री परिवार आज विस्तार हुआ है। भाइयों बहनों, वास्तव में गायत्री परिवार क्या है, इसको समझना हो, जानना हो, तो एक दृष्टांत के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे परम पूज्य गुरुदेव अपने कार्य प्रारंभ किए और कैसे पूरे विश्व में परम पूज्य गुरुदेव के विचार फैलते चले गए। एक व्यक्ति एक गांव में गया और गांव की स्थिति देख करके गांव वालों को इकट्ठा करके कहा कि मेरे गांव वासियों, गांव में बड़ी गंदगी है, सड़न है, कूड़े कचरे का यहाँ ढेर लगा हुआ है, आओ हम सब मिल करके इसकी सफाई करते हैं, गांव को स्वच्छ बनाते हैं। उस गांव में
जो भी व्यक्ति थे उनमें से कुछ लोग आए और कहने लगे कहाँ से आ गए आप, कहीं पागल तो नहीं हो गए? 50 वर्षों से हम देख रहे हैं कूड़े का ढेर, नाली में गंदगी, सड़क, आप कहाँ से आ गए और आप इसको स्वच्छ बनाने के बाद कहाँ से कर रहे हैं? ये नहीं हो सकता। और व्यक्ति जो सफाई करना चाह रहे थे उनकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई, ये कहाँ से आ गए हैं? कुछ वर्ग थे उस गांव में और वो तो उससे और आगे बढ़ करके लाठी डंडे लेकर के खड़े हो गए। बोले कौन होते हैं आप हमारे गांव की सफाई करने वाले? हमको इसी में अच्छा लगता है, गंदगी है, सड़न है, बदबू आती रहती है, हम तो यही रहेंगे, इसी में रहेंगे। आप कौन होते हैं हमारे गांव की सफाई करने वाले? भाइयों बहनों, उस गांव में एक तीसरा वर्ग भी था जो आए, बात सुन करके कहा कि आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम आपका कोई सहयोग नहीं कर सकते। बात बहुत अच्छी है, गांव की सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, कूड़े कचरे गांव से दूर होना चाहिए, गांव से बीमारियां ठीक हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। हम आपका समर्थन तो करते हैं लेकिन हम सहयोग करने की स्थिति में नहीं। एक चौथा वर्ग भी था, वो आकर के पूछे कि महाशय आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कहा कि भाई हम गांव को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, साफ सुथरा करना चाहते हैं, गंदगी को दूर करना चाहते हैं। तो चौथा वर्ग खड़ा हुआ और कहा कि उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कहा भाई आपके पास जो कुछ भी साधन सामग्री हो लेकर के आइए, सब मिल करके गांव की सफाई करते हैं। और व्यक्ति गए अपने घरों में, जो भी था फावड़ा तगाड़ा जो भी था लेकर के आए और सब मिल करके गांव की सफाई कर दिए। भाइयों बहनों, ये बात परम पूज्य गुरुदेव के साथ लागू होता है। परम पूज्य गुरुदेव आए इस धरती पर, इस धरती को बचाने के लिए, युग निर्माण करने के लिए, दुनिया की दिशा को बदलने के लिए। और आकर के उन्होंने कहा दुनिया के लोगों, हम इस दुनिया को बदलने की बीड़ा लेकर के आए हैं, हमारा संकल्प है युग निर्माण का, आप लोग आइए हमारा सहयोग करिए। तो भाइयों बहनों, पुराने भाई बहन जो बैठे हैं उनको मालूम है उस समय उनका परम पूज्य गुरुदेव की हंसी उड़ाई गई। बोले कहाँ से आ गए, ये दुनिया क्या बदल सकती है? और हंसी उड़ाने वाले वर्ग हंसते रहे, खिल्ली उड़ाते रहे परम पूज्य गुरुदेव की, गुरुदेव परवाह नहीं किए। दूसरा वर्ग आया, बोले आप कौन होते हैं सबको गायत्री देने वाले, कौन होते हैं सबसे यज्ञ कराने वाले? और लाठी डंडा लेकर के भाइयों बहनों परम पूज्य गुरुदेव का घोर विरोध हुआ। गांव के एक पंडा पुजारी से लेकर के शंकराचार्य तक विरोध करने में उतर गए, लाठी डंडा लेकर के। तीसरा वर्ग भी था जो थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि आप तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वास्तव में दुनिया को बदलनी चाहिए, युग का निर्माण होना चाहिए, लेकिन हमारा मौन समर्थन है, हम आपका सहयोग खुल करके नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हम और आप जो छोटे छोटे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, गिद्ध और गिलहरी की भूमिका में, ग्वाल वालों की भूमिका में हम आए गुरुदेव के शरण में, गुरुदेव के पास और कहा गुरुदेव बताइए हमको क्या करना है। और गुरुदेव ने कहा बेटा एक छोटा सा अभियान लेकर के चले जाना, एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर के चले जाना, हमारे 100 प्रकार के कार्यक्रम है समाज में लागू करने के लिए, उसको बेटा लेकर के काम शुरू कर देना। और भाइयों बहनों, हम और आप सब उस कार्य में लग गए और देखते 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 गायत्री परिवार का विस्तार 84 देशों में होता हुआ चला गया। आज हम उसी क्रम में बैठे हुए हैं, भावी योजना लेकर के जाएंगे। यहाँ के बाद कल जब आपकी विदाई होगी तो आपको एक कार्य योजना क्या करना है वहाँ पर जा करके। आप यहाँ पर आए, बहुत कुछ आपने सुना, सुनने के बाद क्या हम अपने क्षेत्र में जाकर के उसको अप्लाई कर सकते हैं, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं और समूहगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, और कैसे अपने संगठन को फिर से मजबूती प्रदान करें। इसके लिए हम लोग अभी आदरणीय सुखदेव भाई साहब के साथ हम लोग दौरा भी करने वाले हैं पूरे छत्तीसगढ़ का। लेकिन उसके पहले आप लोग अभी यहाँ पर संगठन के स्वरूप को समझिए। वास्तव में मिशन का प्राण यदि कहें और छोटी इकाई कहें तो वो है प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, महिला मंडल, युवती मंडल।
मंडलों के माध्यम से ही हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 80 के दशक में शक्तिपीठों का निर्माण किया। उसके बाद फिर जब प्रतिष्ठा के क्रम में निकले हुए थे परम पूज्य गुरुदेव, प्रतिष्ठा करके जब लौट करके आए, गुरुदेव तो चाहते थे कि मंदिर जन जागरण का केंद्र बने, लेकिन हम अपने उद्देश्य से थोड़े भटक गए। तो परम पूज्य गुरुदेव बड़े दुखी हुए और 87-88 के क्रम में उन्होंने घोषणा की, अब हमको ये ईंट गारे सीमेंट से बना हुआ शक्तिपीठ नहीं चाहिए, हमको तो चलता फिरता शक्तिपीठ चाहिए, हमको जंगम शक्तिपीठ चाहिए। और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा आप अकेले हो, घबराओ मत, अपने जैसे 5 लोगों को इकट्ठा करें और उन 5 लोगों का एक संगठन बनाइए। और भाइयों बहनों, वही से संगठन का स्वरूप निखरा और विश्वव्यापी बनता चला गया। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि इस मिशन का विस्तार हो। तो प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल किस प्रकार से उनको गठित करें और कैसे हम सबका संगठन मजबूत हो। अकेले तो हम बहुत अच्छे हैं भाइयों बहनों, अकेले हमको बहुत अच्छा हो जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम अपने जैसे लोगों को, कितने के लोगों को बना पाए, ये महत्वपूर्ण है। आइए इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए आदरणीय सुखदेव निर्मलकर भाई साहब आएंगे। आप सब जानते हैं, आप इस समय छत्तीसगढ़ जोन के प्रभारी हैं शांति कुंज में, और अभी हम आपके बीच में आए। वैसे तो हम संगठन में बहुत पहले से थे, जब संगठन बना था जोनल केंद्र, तभी से उत्तर प्रदेश जोन देखते रहे, मध्य जोन देखते रहे, झारखंड बिहार पूर्वोत्तर का जोन देखते रहे, और बीच में फिर जो भी कार्य मिला, जो भी सेवा करने का वो करते रहे। लेकिन अभी कुछ दिनों से श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, श्रद्धेय जी ने, आदरणीय चिन्मय भैया ने, आदरणीय व्यवस्थापक जी ने कहा कि आप यहाँ पर आकर छत्तीसगढ़ जोन में सहयोगी रूप में आइए, तब हम आपकी सेवा में हैं। आप जब हमको बुलाएंगे, भाई साहब के साथ हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे आपके पास, और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो उसको यहाँ पर जो भी आपकी समस्या ला करके उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि चाहे जिस भी संगठन से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी इकाई से जुड़े हुए हैं भाइयों बहनों, चाहे प्रज्ञापीठ से जुड़े हो, चाहे शक्तिपीठ से, चाहे अपना स्वतंत्र युवा मंडल चलाते हो, चाहे स्वतंत्र प्रज्ञा मंडल चलाते हो, चाहे महिला मंडल चलाते हो, अब हम सबको संगठित होकर के एक साथ मिलजुल करके कार्य करना है। क्योंकि आने वाला अगले वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष है माता जी, परम वंदे माता जी का और अखंड दीपक का, तो उसके लिए अपने आप को अब तैयार करिए। अलग अलग चलने का समय नहीं है, समूह में चलना है, मिलजुल करके चलना है। आगे इसी विषय का प्रतिपादन हमारे आदरणीय निर्मलकर भाई साहब करेंगे। आइए आज के इस विषय को प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल का स्वरूप, इसकी व्यवस्था, हम क्षेत्र में किस तरह से कार्य को आगे संपादित करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिख रहा है जिसकी जानकारी आप सबको है। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी। इस जन्म शताब्दी को हम कैसे अच्छे से सुचारू रूप से संपन्न करें, इसके ऊपर शांति कुंज में लगातार गहन मंथन चिंतन चल रहा है और उसकी जानकारी आप सबको भी बीच बीच में मिल रही है, पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से। आइए अपनी बात आरंभ करें। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि एक बार कमर सीधी करके बैठेंगे और मातृ सत्ता का आवाहन करते हुए हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव की शुभ सत्ता, वंदनीय माता जी की शुभ सत्ता, वेद माता गायत्री की इस तपोस्थली में इसकी छाया में बैठे हुए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी युवा भाइयों, हमारे साथ में बैठे हुए हमारे साथी भाई श्री परमेश्वर जी, हमारे सहायक समन्वयक भाई श्री ओम प्रकाश जी, प्रांतीय समन्वयक युवा प्रकोष्ठ, और हमारे इस कार्यक्रम में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे कुछ एक दो तीन जिलों के हमारे जिला समन्वयक भी आए हैं, वे भी हमारे युवा साथी हैं। भाई प्रभात जी आए हुए हैं जो खैरागढ़ के समन्वयक हैं, भाई पटेल जी आए हुए हैं, वो भी नारायणपुर के समन्वयक हैं, और हमारे आदरणीय डटसेना जी भी आए हुए हैं जो रायगढ़ के समन्वयक हैं। और भी हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के हमारे युवा समन्वयक हैं, जैसे हरिशंकर साहू जी हैं, वहाँ हमारे सूरजपुर के, हमारे कोरिया के, और अम्बुद कुमार जी हैं हमारे बलरामपुर के। ये सब हमारे युवा साथी जो बड़ा बड़ा दायित्व निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सबको प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल के लिए उसकी व्यवस्था और उसके स्वरूप पर आगे ले चलूं, इसके लिए निवेदन करूंगा आप सबसे कि भगवान की योजना जब लागू होती है, जब जब भी भगवान ने अपनी योजना लागू की है इस धराधाम में, तब तब एक सेना गठित हुई है। चाहे वो भगवान राम का समय हो, चाहे वो भगवान कृष्ण का समय हो, चाहे वो और भी किसी अन्य महापुरुषों का समय हो, भगवान बुद्ध का समय हो। हमारे देश की क्रांतियाँ हुई, हमारे देश में जो क्रांतियाँ हुई, उस क्रांति में भी हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने जो सेना गठित की, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना हो, चाहे नरंदल हमारे महात्मा गांधी जी की सेना हो, जो भी सेना आई, उस सेना में सेना को बनाने और संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं बनी। वो व्यवस्थाएं बनी जिसको हम देवोपम व्यवस्था कह सकते हैं, देवताओं के द्वारा बनी हुई व्यवस्था कह सकते हैं। क्योंकि जिस अभियान में भगवान की शक्ति लगती है, परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बेटा ये जो मैं अभियान लेकर के आया हूँ, या मेरे गुरु सत्ता ने जो अज्ञात सत्ता है, जो हिमालय वासी है, जिसे हम और आप दादा गुरुदेव कहते हैं, स्वामी सर्वेश्वरानंद जी कहते हैं, उन्होंने जब परम पूज्य गुरुदेव को इस योजना के बारे में सारी बातें हिमालय बुला करके जब उन्होंने बताई कि बेटा ये युग निर्माण योजना, जो योजना बनानी है, जो योजना हम ऋषियों के द्वारा आपको दी जा रही है, जो हम आपको दे रहे हैं, और उसको दे रहे हैं, उसके साथ साथ में जो धरती पे उतारना है, उसमें आपको आगे नेतृत्व करना है, और आपके माध्यम से ये दुनिया युग को बदलना है। इस युग को बदलने के लिए आपको एक सुगठित, एक सुंदर सी सेना तैयार करनी है। उस सेना का नाम क्या है? युग निर्माणी सेना। सेना का नाम क्या है हमारा? युग निर्माणी सेना। हम सभी युग निर्माणी सेना के सिपाही हैं। और जब सेना चलती है, तो सेना जब चलती है तो वो सुदृढ़ रूप से, सुगठित, सुंदर और सिस्टमेटिक चलती है, एक सिस्टम से चलती है, और उस सिस्टम को चलाने के लिए भगवान की शक्ति लगी होती है। हमारी और आपकी जो सेना चल रही है, इसमें महाकाल की चेतना लगी हुई है, उसकी शक्ति लगी हुई है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की शक्ति लगी हुई है। हिमालय में दादा गुरुदेव और वहां बैठे हुए जितने ऋषि हैं, उनके माध्यम से जो शक्ति मिल रही है, वो एक तंत्र चल रहा है। उस तंत्र के माध्यम से हमारी आपकी सेना सब चल रही है। इस सेना के हम और आप क्या हैं? सिपाही। परम पूज्य गुरुदेव के पास में जब लोग पहले आया करते थे, जब हम 1984 में शांति कुंज में आए, तो हम लोगों को लगा कि वास्तव में गुरुदेव का जो काम चल रहा है, पहले जब शांति कुंज नहीं आए थे तो शाखाएं चलती थी। क्या चलती थी? शाखाएं चलती थी। शाखाएं चलती थी और शाखा के कार्यवाहक होते थे, और शाखा कार्यवाहक के साथ साथ में सभी साधक होते थे, बाकी और कुछ नहीं था। शाखाएं चलती थी और शाखाओं में साधक चलते थे, साधक सहयोगी समर्थक स्तर के व्यक्ति आया करते थे शाखाओं में, और उस शाखा का संचालन करने वाला कार्यवाहक कहलाता था। कार्यवाहक मतलब
कार्य का वहन करने वाला। कार्यवाहक मतलब कार्य का वहन करने वाला। तो ये लगभग 88 तक चला। सन 1988 में शारदीय आश्विन नवरात्रि में, सन 1988 के आश्विन नवरात्रि के समय परम पूज्य गुरुदेव ने ये मंडल की घोषणा की। महिला मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल, दिया मंडल और संस्कृति मंडल। संस्कृति मंडल कब आया? जब हम लोगों ने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आरंभ कराया। संस्कृति मंडल उस समय उसका कॉन्सेप्ट नहीं आया था। जब दिया मंडल, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल जब चल रहा था, इसकी शुरुआत युवा और दिया मंडल का तो बाद में आया, लेकिन महिला मंडल और प्रज्ञा मंडल भाइयों का, पुरुषों का, इसकी शुरुआत हुई 1988 आश्विन नवरात्रि से परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा अनुसार। उस समय शांति कुंज से भी पंजीयन का क्रम चला और पंजीयन का क्रम हमारे आपका अभी तक चला आ रहा है। लगातार हमारे कार्यालय से पंजीयन चलता है, पर अब एक और योजना बनी जब से कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ है, तो हमारे स्टेटों को भी कुछ पंजीयन के लिए, जैसे व्यक्तिगत पंजीयन, जो हमारा आईडी जो बनाते हैं हम लोग, वो आईडी बनाने का क्रम भी अब हमारे स्टेटों को भी देने का क्रम, ऐसा कुछ खोलने का प्रयास चल रहा है, जिसमें आप सभी लोगों की आईडी अपने वहीं छत्तीसगढ़ में बनने का क्रम बनेगा, जिसमें हमारा जो यहाँ का जो आईडी वो है, हमारा जो कंप्यूटराइज जो सिस्टम है, उसके आईडी पासवर्ड भी लगभग दिए गए हैं। लेकिन अभी उसमें कुछ होना है, एक्सरसाइज होना है। इसके लिए हमने आज ही भाई चौहान जी से भी निवेदन किया है और हमारे भाई ओम प्रकाश जी से भी कहेंगे कि सत्र के समापन के बाद आप लोग हमारे आईटी विभाग में जाकर के मिलेंगे और वो जो युग ऋषि वाला हमारा जो पोर्टल है, उसको कैसे आप लोगों को संचालित करके आईडी भरना है, और आईडी भरने के बाद में स्टेट में आईडी भरेंगे और उसके बाद में प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल का रजिस्ट्रेशन, दिया अपना युवा मंडल का रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, शांति कुंज से होगा। ये क्रम हम लोग सब बनाएंगे। तो हमने आज निवेदन किया है, हम आईटी विभाग में भी हम निवेदन करेंगे कि जो आपने आईडी दिया है, वो आईडी आप इनको अच्छी तरह से समझाइए हमारे भाइयों को, ताकि वो वहाँ से ऑपरेट कर सकें। भाइयों, जो ये दिया और अपना युवा और हमारा प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, ये जब बना तो उसका एक स्वरूप दिया गया कि पहले हम 5 साधक मिलकर के एक मंडल बना लें। क्या बनाएं? 5 साधक मिलकर के एक मंडल बनाएं। और आप लोगों को भी मैं निवेदन करूंगा, आप लोग बताएंगे, थोड़ी देर बाद में हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों के यहाँ कितने मंडल संचालित हैं, कितने सक्रिय हैं और कितने सुप्त हो गए हैं। हम यहीं से आप लोगों से बातचीत करेंगे। 5 लोगों का सक्रिय साधकों का समूह बनाया गया। जब हम लोग भी शांति कुंज नहीं आए थे, तो हम लोगों ने भी यही कार्य किया था। 1978 से लेकर के 83-84 तक हम लोगों ने भी शाखा चलाई है, प्रज्ञा मंडल चलाया है, महिला मंडल चलाया है हमारी शाखाओं में। तो वहाँ पर हम लोग साधक लोग साधना करते थे, तो यहाँ पर वंदनीय माता जी को लिख करके भेज देते थे कि वंदनीय माता जी प्रणाम, हम लोग 5 साधक लोग मिल करके ये साधना चल रहा है और शाखा चला रहे हैं, मंडल चला रहे हैं। यहाँ से बराबर पत्र जाता था कि आप लोग अपना पूरा डिटेल भेजिए। डिटेल भेजने के बाद में बायोडाटा के साथ साथ में कि आप लोग की क्या क्या गतिविधियाँ हैं, साधना तो करते हैं, स्वाध्याय चलाते हैं, स्वाध्याय के साथ साथ में हमारे जो रचना लाते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों को शांति कुंज में मंगाया जाता था, हम लोग भर के भेजते थे। तो ये क्रम भी हम आपको सबको करना है। 5 साधक, ये इसका मंडल हो गया। बढ़ गए तो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। उसके बाद में ये 5 और 5 बनाएं, 5-5 आप बनाएंगे तो आप लोगों की संख्या आगे बढ़ती जाएगी। तो फिर ये 5 से बनकर के आपके मोहल्ले में, मंडल हमारा कहाँ काम चलता है? गाँव में, मोहल्लों में और शहरों में, वार्डों में, कॉलोनियों में, ये हमारा मंडल गठित होकर के कार्य करता है। और इसी से बन करके हमारा समूह बनता है, हमारा संस्थान बनता है, हमारा प्रज्ञा संस्थान बनता है, हमारी प्रज्ञा पीठें बनती है, हमारी शक्ति पीठें बनती है। और इसके माध्यम से ये सब हमारा संगठन कार्य रूप में सक्रिय रूप से चलता है। ये हमारे इस समय की योजना है जो भगवान ने बनाई है, परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया है कि हमारी जो युग निर्माण जो सेना चल रही है, ये हर तरह से इकाइयों के माध्यम से चलता चला जाए
और इकाइयों से लेकर के, एक व्यक्ति से लेकर के, मंडल से लेकर के, मंडल के बाद में 10 गांव के परिक्षेत्र में एक सक्रिय कार्यकर्ताओं का समूह, ये समूह कार्य करे और उसके साथ साथ में फिर वो प्रज्ञा संस्थानों से जुड़े रहे, उनकी साधनाएं चले, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे जो मिशन की जो गतिविधियों का जो प्रथम आधार क्या है? साधना। प्रथम आधार क्या है? साधना है। बिना साधना के हमारी बैटरी चार्जिंग होती नहीं है। बैटरी चार्जिंग के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं इस मिशन को खड़ा करने के लिए 24 महापुरुष चरण, गुरुदेव ने कितने महापुरुष चरण किए? 24 महापुरुष चरण किए, 24 वर्ष तक। उनकी तपस्या, उनको जो गाइड मिल रहा था, जो उनको शक्ति मिल रही थी हिमालय से, दिवात्मा हिमालय से, वो उनके अनुसार चले। उन्होंने कहा, बेटा वो इतनी बड़ी तपस्या तो तुम लोगों के लिए संभव नहीं है, और जो कुछ भी मैं किया हूँ, जो कुछ भी मेरे पास में संग्रह है, वो तुम सबको मैं बांटता रहूंगा, ऊर्जा के रूप में बांटता रहूंगा, देता रहूंगा, तुम्हारी बैटरी चार्जिंग करता रहूंगा। और बैटरी चार्जिंग करने के लिए रिसीवर को भी तो कुछ चाहिए ना। बैटरी चार्जिंग करने के लिए क्या चाहिए? रिसीवर को कुछ चाहिए, उसमें प्लेट रहे, अच्छा सा उसमें लिक्विड रहे और डिस्टिल वाटर रहे, तभी तो बैटरी चार्जिंग होती नहीं। ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने बैटरी ला दी और उसमें कह दिया साहब इसमें तो कुछ नहीं है, अब आप इसको चार्जिंग करिए। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा तुम्हें भी अपनी बैटरी को मेरे से चार्जिंग कराने के लिए मैं ट्रांसफार्मर हूँ। ट्रांसफार्मर, गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ट्रांसफार्मर है। उनकी शक्ति को आपकी बैटरी में डालने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी साधना जरूर करना है। 3 माला 5 माला ये हमारी साधना चलते रहनी चाहिए। और अभी परम वंदनीय माता जी को जो हम लोग जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, उसमें तो साधना के अकूत पराक्रम की श्रद्धांजलि देंगे। साधना के अकूत पराक्रम की श्रद्धांजलि, विराट श्रद्धांजलि देंगे, साधना की विराट शक्ति की। तो हम लोगों को अपनी अपनी साधना थोड़ी बढ़ानी है। इसलिए कहा गया है कि हमको सबको एक वर्ष में पूरा एक अनुष्ठान संपन्न कर लेना है, जिसे 40 दिवसीय अनुष्ठान कहा गया। उसका पोर्टल भी जारी होने वाला है, जिसके बारे में आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि उस पोर्टल में जिनका पंजीयन होगा वो अपने अपने शक्तिपीठों में आकर के संकल्प लेंगे, संस्थानों में आकर के संकल्प लेंगे, और भले वो साधना अपने घरों में करें, लेकिन सप्ताह में एक दिन रविवार की साधना वो जरूर संस्थानों में करें। हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम संस्थानों से बराबर जुड़े रहें और संस्थानों से हमारा आकर्षण, संस्थानों के साथ में हमारा संवाद बना रहे। इसके लिए आदरणीय भैया ने कहा कि हमारा ये जो जन्म शताब्दी की जो साधना होगी चलेगी, इसका संकल्प जो होगा वो कहाँ होगा? संस्थानों में होगा। आपके निकट में प्रज्ञापीठ है, आपके निकट में शक्तिपीठ है, आपके निकट में प्रज्ञा संस्थान है, आपके निकट में चरण पीठ है, आपके निकट में चेतना केंद्र है ना। वहां पर जाकर के आप लोग संकल्प लेंगे अपने अपने स्थानों का। और हमारे कुछ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने ये भी प्रश्न किया है कि हम एक बार में अगर 40 दिन का अनुष्ठान नहीं कर सकते, मान लीजिए शासकीय सर्विस में सेवा में, तो हमको थोड़ा सा रियायत दिया जाए और उसको हम कुछ खंडों में कर लें। तो यह बात भी हम लोगों ने निवेदन किया है, लिख करके दिया है, उस पर भी चर्चा चल रही है और जैसे निर्धारण होगा आप सबसे निवेदन करेंगे। तो साधना हम सबको करनी है। ये हमारे मंडल के कार्यों की सबसे बड़ी जो धुरी है, सबसे पहला जो फंडामेंटल है वो हमारा साधना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था, बेटा बिना साधना के कोई काम संभव नहीं है। बड़ा काम करने के लिए आपको अगर सिर में एक बोझा लेना है तो उसको पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर तक तो सिर में लेकर के चलना ही होगा। कोई आपके बोझे को, कोई आपकी गठरी को वहां तक नहीं पहुंचा सकता। आपको साधना क्या है हमारी? यही है, यही भार जो है हमारा, जो मानसिक जो हमारी हमको जो शक्ति मिलना है, कार्य के लिए जो ऊर्जा मिलनी है, ये हमारे साधना का सबसे पहला स्वरूप है और यही हमारा आधार है। भाइयों बहनों, आप सभी को अपने अपने मंडलों में, जिन मंडलों में जहां मंडल स्थापित है पहले से, वहां अगर साधनाएं नहीं चल रही है आप लोगों की सामूहिक साधना, तो आप सभी लोग सामूहिक साधना आरंभ कर देंगे।
भाइयों बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इन किन प्रज्ञा संस्थानों में जो आपके निकट में, वहाँ रविवार को साधना आरंभ हो गई है, ये हाथ उठाइए। कितने कितने संस्थानों में हो गई है जिनमें आप लोग पास पास में रहते हैं। शक्तिपीठों में बहुत अभी संख्या कम है। तो हमारा निवेदन है कि आप लोगों को उन संस्थानों से संपर्क करके निवेदन करना है कि हम लोग रविवार के दिन यहाँ जरूर 1 घंटे की साधना करेंगे। यह हमारा मंडल आएगा, मंडल नंबर 1, मंडल नंबर 2, मंडल नंबर 3, जितने भी मंडलों की संख्या हो आपके कॉलोनियों में, आपके गांव में, आपके निकट में। और जिन भाइयों के यहाँ प्रज्ञा संस्थान नहीं है, जिनके गाँव में नहीं है, वो एक किसी के घर के कमरे का उपयोग करें। हम लोगों ने 87, 88 में और 77, 78 में ये काम किया। 77, 78 में हम लोगों ने ये किया है कि हमारे यहाँ शक्तिपीठ नहीं बनी थी। शक्तिपीठ नहीं बनी थी तो हम लोगों ने एक किराया लिया था, कमरा किराया लिया था और उसको बना दिया था क्या? प्रज्ञा संस्थान। क्या बना दिया था? प्रज्ञा संस्थान। वही हमारा मंडल था, वही हमारा मंडल था और हम लोग वहीं बैठ करके साधना किया करते थे, वहीं बैठ करके साधना किया करते थे और वहां से हमारे मंडल की गतिविधियां आरंभ होती थी। ये साधना आंदोलन हमारे मंडल का पहला सूत्र है। साधना आंदोलन हमारे मंडल का क्या है? पहला सूत्र है, क्योंकि बिना साधना के हमारी शक्ति आगे बढ़ नहीं सकती। काम करने की शक्ति चाहिए, गुरुदेव माता जी का अनुदान वरदान चाहिए, हमारी बैटरी चार्जिंग होनी चाहिए और बैटरी चार्जिंग होने के लिए हमको साधना बहुत जरूरी है। ये निवेदन है आपसे। दूसरा हमारा स्वाध्याय हो गया। स्वाध्याय हमारे आदरणीय भाई साहब ने जो बात कही थी और आज हमारे श्री पांडे जी भाई साहब ने भी यही बात कही कि हम लोगों ने जो कुछ भी विचार, जो कुछ भी हम लोगों ने पाया है वो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से पाया है। किससे पाया है? लेखनी से पाया है। जहाँ कहीं भी हम लोग किसी भी समस्याओं में, कहीं की कोई बातों में, जहाँ कहीं भी हमारे सामने में जो चुनौतियाँ आती है, उस चुनौतियों का समाधान कहाँ मिलता है? गुरुदेव के साहित्यों में मिलता है। और आप सबको बताया गया कि 20 पुस्तकाओं का आज जो क्रांति धर्मी साहित्य जो हमारी है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन यात्रा के सबसे अंतिम पड़ाव में उन्होंने लिखा कि कहा बेटा ये क्रांति धर्मी साहित्य ही सारे साहित्यों का निचोड़ मान के रखना। क्या मान के रखना? सारे साहित्यों का निचोड़ मान के रखना। और साहित्य आप स्वाध्याय भले मत करना, लेकिन क्रांति धर्मी साहित्य का जरूर स्वाध्याय आप करना। परम पूज्य गुरुदेव हमारे वरिष्ठ भाइयों को गोष्ठी में बुला करके कहा करते थे, वरिष्ठ भाइयों से हम लोगों को सुनने मिलता था कि जब उस समय गोष्ठियाँ चलती थी तो बड़े भाई लोग जाते थे, वो आकर के बताते थे परम पूज्य गुरुदेव ने अब हमको क्रांति धर्मी साहित्य पर ज्यादा फोकस दिया है, क्योंकि हमें उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है और उसको पहुंचाने के लिए हमारा स्वाध्याय बहुत जरूरी है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। साधना भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, लोग सेवा के लिए जी रहे हैं, तो उसके लिए हमको विचार चाहिए, विचार। और विचार कहाँ से आएगा? परम पूज्य गुरुदेव के साहित्यों से आएगा। हमने एक और आज मुझे हमें एक और जानकारी मिली। हमारे कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के विचार थोड़े कम मात्रा में पहुँच रहे हैं। उन जिलों के भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे संस्थानों को, हमारे और भी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल करके कुछ ऐसी योजना बनाइए कि जिसमें परम पूज्य गुरुदेव के विचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचे। हमारा प्रज्ञा अभियान, हमारी निर्माण योजना, हमारा अखंड ज्योति, हमारे और भी साहित्य हैं, ये पहुंचे। आप जहाँ पर संस्कार पाठशाला चलाते हैं, जहाँ पर भी संस्कार पाठशाला चलाते हैं, अभी हमारे आज भाई हमारे गुप्ता जी ने जो प्रतिवेदन पढ़ा है उसमें बहुत सी जगह संस्कार पाठशालाएं चल रही है। जिन जिन बच्चों को आप संस्कार पाठशाला दे रहे हैं उनके अभिभावकों से मिलिए, मंडलों के माध्यम से मिलिए, हमारे मंडल मिले और मंडलों के माध्यम से मिलकर के उनको पत्र पत्रिकाओं के लिए उत्साहित करें, उत्प्रेरित करें। ये हमारे मंडलों के कार्य हैं, ये हमारे प्रज्ञा मंडल महिला मंडलों के कार्य हैं। और एक और बात, अभी जो आदरणीय भैया जी ने विशेष रूप से जोर दिया है वो है सत्संकल्पों के विस्तार का। किसका? किसके विस्तार का? सत्संकल्पों के विस्तार का। हमने निवेदन किया, हमारे सभी भाई बहनों से ऑनलाइन मीटिंग में निवेदन किया था कि सत्संकल्पों का विस्तार कैसे हो, इसके लिए आप लोगों को सबसे हमारी जो पहली इकाई है मंडलों को पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? मंडलों को पकड़ना पड़ेगा।
और मंडल जो सुप्त हो गए हैं उन्हें जागृत करना पड़ेगा। मंडल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे बहुत सारे मंडल हैं, सैकड़ों मंडल हैं, लेकिन अभी उन मंडलों को फिर से जीवंत जागृत करने की आवश्यकता है और आपको ये करना, हमारे युवा भाइयों को, युवा साथियों को करना है। जिन जिन मंडलों में देखा आपने कि यहाँ संख्या कम हो गई है तो उनको उत्साह भरिए कि भाई साहब 5 और साधक बना लीजिए। साधक बनाने की जो पद्धति है वो आप सभी जानते हैं। एक व्यक्ति से आप मिले, उनको आपने देखा, तराशा कि भाई ये इसमें थोड़ी उर्वरा भूमि, इनकी मिट्टी अच्छी नरम है, इनकी मिट्टी अच्छी नरम है, तो हम इसको पकड़ते हैं और आपको उसको 3 महीने 6 महीने पकड़े रहना पड़ेगा। हम लोग भी ऐसे पकड़ा करते थे। अगर आपने 1-2 दिन उनको टच किया और छोड़ दिया तो फिर वो आपके काम का नहीं रहेगा। आपको लगातार उनको पकड़ के रखना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने से साल भर तक के। उनको स्वाध्याय में बुलाना है, उनको साधना में बुलाना है, उनको हमारे रचनात्मक कार्यक्रमों में बुलाना है। ये सारे कार्यक्रम हमको करना पड़ेगा। ये मंडलों के दायित्व हैं। किसके दायित्व है? ये मंडलों के दायित्व हैं। चाहे हमारी महिला मंडल हो, चाहे हमारे पुरुष मंडल हो, चाहे हमारे युवा मंडल के भाई लोग हो। तो ये हमारे मंडल के कार्य हैं। मंडल के रूपरेखा भी हमने आपको निवेदन किया 5 से 25 बंदे का। और अब आगे जो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, ये सत्संकल्पों के विस्तार का है। हमने निवेदन किया है कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत है, आपके यहाँ वार्ड है, आपके यहाँ नगर पालिका है, तो आप उनसे संपर्क करिए। आदरणीय भैया जी डॉक्टर चिन्मय जी संपर्क किए, कहाँ? हमारे संसद के लोकसभा में। कहाँ किए? संसद के लोकसभा में। और उन्होंने उसको भेंट दिया, उन्होंने सहज स्वीकार किया सत्संकल्प को। क्या ना स्वीकार किया? आप लोगों ने देखा, यूट्यूब में देखा, आपने व्हाट्सएप में देखा। तो हम वहां पर सरपंचों से क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना? सरपंचों से मिलेंगे ना? सरपंचों से मिलिए, विद्यालयों से मिलेंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे, प्रधानाचार्य से मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि साहब ये व्यक्तित्व बदलने का, ये विद्यार्थी जीवन को बदलने का, ये समाज को बदलने का पहला सूत्र है हमारा सत्संकल्प। ये 18 अध्याय गीता के परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार दिए। और इसलिए परम वंदनीय जी सधे डॉक्टर साहब बार-बार कहा करते थे कि आप लोगों को सत्संकल्प बराबर रोज पढ़ना चाहिए। हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारे कार्यालयों में बराबर सत्संकल्प का पाठ होता है, उसके बाद से हम लोग काम शुरू करते हैं। आप लोग जब गोष्ठियां करते हैं तो सत्संकल्प का पाठ करके ही शुरू करिए। हमारे अपने अंग अवयवों का पाठ कर दीजिए, 3 बार गायत्री महामंत्र बोलिए, 10 मिनट लगता है। तो ये करने के बाद में आप क्रम जारी करेंगे। तो सत्संकल्पों का विस्तार होना है। सत्संकल्प यहाँ छपा हुआ है और हमारे रायपुर जोन कार्यालय में भी है पर्याप्त मात्रा में। हमारे भाई बहन वहां से मंगा भी रहे हैं। अभी हमारे दोनों रथ में सत्संकल्प का पाठ चल रहा है, विस्तार भी चल रहा है। और हमारे अखंड ज्योति, जहाँ भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि हमारे कार्यकर्ताओं की यहाँ अखंड ज्योतियाँ आती है, उसको आप संग्रहित करिए और रथों में रखिए। रथों के माध्यम से नए नए घरों तक पहुंचाइए। जहाँ जहाँ रथ पहुंच रहा है वहाँ वहाँ पहुंचाइए। हमारे भाइयों ने किया, बसंत जी ने, अशोक जी ने इस काम को किया और उनकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट भी आ रही है। जहाँ भी अच्छा सा रिपोर्ट आ रहा है कि कितनी कितनी संख्या में ये वितरण कर रहे हैं। लोगों के पास में विचार तो जा रहे हैं, जहाँ पर डंप रखा हुआ है, अखंड ज्योति का उपयोग नहीं हो रहा है, वहाँ से उठा करके हम जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ पे दे रहे हैं। ये काम हमारा चल रहा है। ये काम अभी हमारा मंडलों का है, ये दायित्व भी हमारे मंडलों का है। तो ये दायित्व, यही निवेदन है कि जितने भी शांति कुंज के रचनात्मक कार्यक्रम है, इसे हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि समय की भी प्रतिबद्धता है, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। भाई परमेश्वर जी को भी 5 मिनट हमने कहा है कि आप 5 मिनट हमारे बातों को आप आगे बढ़ाना। तो एक दो बात और आपसे निवेदन करना है आपसे कि हमारी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है। आज ही उस प्रकोष्ठ से हमारे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त, कौन सा महीना? जुलाई और अगस्त, उसमें हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में संपर्क करने के लिए हमारे भाइयों की आवश्यकता है, युवा भाइयों के सहयोग की आवश्यकता है। तो हमारा आप सभी से निवेदन है, सभी भाई बहनों से, कि आप सभी लोग उन संस्कृति ज्ञान परीक्षा के प्रकोष्ठ के, जिला प्रकोष्ठ में जो देख रहा है, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, उनको आप बराबर सहयोग करिए। तो हमारे प्रदेश में भी हमारे संस्कृति ज्ञान परीक्षा जितनी मात्रा में होती है, उससे और भी मात्रा में उसकी संख्या आगे बढ़ेगी। तो इसका आप लोगों को संज्ञान में रखना है, ये हमारा निवेदन है। एक और निवेदन यही है कि अभी जो साधनाएं चलेंगी तो साधना का ऑनलाइन तो हो जाएगा,
लेकिन हम सभी युवा भाइयों से निवेदन करेंगे कि आपके के जिले में जितने भी साधक होंगे आप प्रज्ञा संस्थानों से लिस्ट ले लीजिएगा। वहां पर कंप्यूटर है तो ठीक है, कंप्यूटर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के पास में कंप्यूटर है और आप लोग सब कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं। हमारे बहुत से भाई लोग कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे युवा भाइयों का जितना भी रिपोर्ट आता है वो कंप्यूटराइज आता है। यही हम लोगों ने निवेदन किया हमारे जिला समन्वय भाइयों से कि आप लोग कंप्यूटर में ही लिख करके भेजा कीजिए, क्योंकि हम लोगों को वंदनीय जी को प्रिंट आउट देना पड़ता है हर महीने 3 महीने में कार्यालयों में देना पड़ता है। तो ये आप बराबर अपने संज्ञान में रखिएगा कि आप लोगों को जो भी रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट कंप्यूटराइज भेजेंगे और हमारे संस्थानों से भी जो आगे साधना का जो हम लोग शुरुआत करेंगे परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी के लिए, उसकी भी सूची आप लोग अपने जिले की आप लोग संस्थानों से मांग लेंगे, शक्तिपीठों के ट्रस्टियों के माध्यम से, संस्थानों के प्रमुखों के माध्यम से, कि बोलिएगा भाई साहब आपके यहाँ कोई टाइप करने वाला नहीं है तो आप दीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम टाइप करके आपके हम भिजवा देंगे। और इसको चूंकि शांति कुंज भी भेजना है, जिले के माध्यम से जिले में भी देना है, जोन में भी देना है और शांति कुंज में भी देना है, इसलिए हम आपका सहयोग करेंगे। बहुत सारी बातें हमारे बड़े भाइयों ने आप सबसे निवेदन किया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से, इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोगों को जो मेन हमारा जो दोहरी है वो है मंडल है, प्रज्ञा मंडल हमारी इकाई है। ये हमारा जो स्वरूप है ये सक्रियता के रूप में आना चाहिए। और सक्रियता कैसे आए, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ हमारे श्री स्वर्गीय हो गए रघुवीर सिंह चौहान जी, आप लोगों में से बहुत लोग जो पुराने हैं वो जानते हैं ना। रघुवीर सिंह चौहान जी थे परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के पास। इतने अप्रतिम भक्त थे उनके, इतनी सक्रियता थी, इतनी सजगता थी कि वो छोटे से छोटे कार्य को लेकर के बड़ा कार्य संपादित करते थे। झाड़ू लगाने से लेकर, क्या लगाने से लेकर के, झाड़ू लगाने। जहां हम लोग प्रणाम करने जाते थे तो वहां पर वो झाड़ू लगाते रहते थे नीचे। जहां हम लोग अखंड दीपक का दर्शन करने के उतरते हैं ना, वहां पर वो झाड़ू रोज लगाया करते थे, रोज लगाते रहते थे। 2 बजे 3 बजे हम लोग कभी भी देखते थे वो लगाते रहते थे। तो ये सक्रियता, काम को छोटा बड़ा ना मान करके हमारा निवेदन है कि जैसे कि हमारे बड़े भाइयों ने कहा, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया जी ने कहा कि हम लोगों को एक साथ सहगमन करना है। संघ छत्वम संवदध्वम संभोमनासी जानता, एक साथ चलेंगे, संघ छत्वम एक साथ चलेंगे। उसके लिए हम लोगों को संवाद बना लेना है। क्या बना लेना है, संवाद। प्रज्ञा मंडलों का संवाद किसके साथ, संस्थानों के साथ। दिया मंडल का, युवा मंडल का संवाद किसके साथ, संस्थानों के साथ। और बहनों के महिला मंडल का संवाद किसके साथ, संस्थानों के साथ। ये संवाद बना करके हम लोगों को बड़े प्यार से उन लोगों को ये कहना है कि भाई साहब अब परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ गई है, अब हम लोगों को सबको साथ साथ बैठना है, साथ साथ अनुभव शेयर करना है। आप उनके साथ बैठिए, थोड़ा सा बैठिए, उनको लगेगा कि बच्चे हमारे पास में आ रहे हैं, हमारे दिया के आ रहे हैं, हमारे युवा के आ रहे हैं, हमारे महिला मंडल की बहनें आ रही हैं, और उनका एक आकर्षण बढ़ेगा आपके साथ में। और फिर देखिएगा कि जिम्मेदारी दायित्व धीरे 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 देते चले जाएंगे, आपको बढ़ाते चले जाएंगे। हमें थोड़ा सा संयम रखना है। हमें क्या रखना है, थोड़ा सा संयम रखना है। हमको एकदम ये नहीं कहना कि साहब आज हमको ये इतने दिन में हमको एक याद हम दे रहे हैं, हमको ये चाहिए या हमको वो करिए, हमको ये करिए, ये ना कह करके हमें ये कहेंगे कि साहब हम आपके पास में आए हैं, बताइए हम आपका क्या सहयोग कर सकते हैं, बताइए आप अपना अनुभव बताइए। आप जब पहले जुड़े थे गुरुदेव माता जी से तो उस समय आपने क्या क्या किया, आपके क्या अनुभव है। थोड़ा सा बैठने लगेंगे हम लोग तो उनका आकर्षण हमारे साथ बढ़ेगा। ये भी हमारे अपने बेटे बच्चे ही हैं, ये हमारे मंडल के बच्चे ही हमारे बेटे बच्चे की तरह से हैं, और वो हमको आत्मसात करेंगे। और जब हमारा दिया मंडल, प्रज्ञा मंडल, युवा मंडल और हमारे जब ये संस्थानों से जुड़ जाएंगे तो आप देखिएगा कि धरती पे स्वर्ग का अवतरण होने में कोई दिक्कत नहीं। हमारी युग निर्माण योजना है वो सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त करेगा जो परम वंदनीय माता जी चाहती थी, जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे। मैं आपसे निवेदन किया रघुवीर सिंह चौहान जी का। रघुवीर सिंह चौहान जी की जीवन की बड़ी मार्मिक घटना है। उनके यहाँ शादी थी और वो दूसरे जगह थे। कहाँ थे वो? शांति कुंज में थे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो बच्चों, ये तो
काम में इतना मग्न रहता है कि इनको अपने भी काम की भी सुधरी है, तो तुम लोग जाकर के वहां शादी में सहयोग करो। ये परम पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया, कार्यकर्ता गए उनके घर में सहयोग किए। आपकी सुधि अगर हमारे संस्थानों के साथ, हमारे बड़े भाइयों के साथ में अगर मिलती है तो वो यही कहेंगे कि कोई कार्य है, इनको कुछ भी करना है, इनको प्रशिक्षण करना है, इनको ये करना है, तो ये जगह है बेटा, ये स्थान है। और उनका सहयोग, जैसे ही आपका सहयोग मिलने लग जाएगा वो हर तरह से आपको सहयोग करेंगे। हम लोग बार बार जिन भी गोष्ठियों में हम लोग जाते हैं, अभी हमारी परिवर्तन, हमारे भाई परमेश्वर जी बता रहे थे हमारी परिवर्तन होने वाली है, हम हर संस्थानों से निवेदन करेंगे कि हमारे 500, 600, 700 भाई बहन गए थे पूरे स्टेट से, उन सबको हमने आश्वासन दिया है आप लोगों की तरफ से। किसकी तरफ से? संस्थानों की तरफ से हम सबने आश्वासन दिया है कि आप सभी लोग उन बच्चों के, उन भाइयों के कन्या कौशल में प्रशिक्षण में, हमारे युवाओं साथियों के प्रशिक्षण में, बाल संस्कार शाला के प्रशिक्षण में, बाल संस्कार शाला चलाने में, हमारे व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम चलाने में, कार्यशाला चलाने में आप सभी स्थान और सहयोग दीजिए, स्थान और सहयोग दीजिए। हम लोग आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़ने का काम हमारा है, हाथ जोड़ने का काम हमारा है। हम लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे हम शांति कुंज से आए हैं और हमारे काम करने वाले ऊर्जावान जो भाई हैं, जो हमारे युवा के भाई हैं, हमारे जो साथी हैं, उनके लिए आपको स्थान देना है, उनके लिए आपको जो आपकी क्षमता हो सकती है वो व्यवस्था देना है, सहयोग देना है। हम भाई लोग, हमारे जिले के भाई, हमारे उपजोन के भाई, हमारे शांति कुंज के संगठन के भाई लोग मिल करके हम लोग आप सबके लिए निवेदन करेंगे। हम जैसे निवेदन करते आ भी रहे, हम जहाँ भी जाते हैं कहते हैं, कोई कहता है कि साहब ये हमारे यहाँ, हमने कहा कि करिए, बिना प्रशिक्षण के कार्यकर्ता बनेंगे क्या? नहीं बन सकते। बिना प्रशिक्षण के कार्यकर्ता बन सकते हैं क्या? बताइए। नहीं। हम ये प्रश्न करते हैं कि बिना प्रशिक्षण के कार्यकर्ता नहीं बन सकते, और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का लगातार ये चलते रहना जरूरी भी है, क्योंकि जब सेना चलती है तो उनको बीच बीच में प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे युग निर्माण योजना में हमारी जो युग निर्माण सेना है उसके लिए प्रशिक्षण की अनवरत आवश्यकता बढ़ती रहेगी, आवश्यकता बनती रहेगी। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल के गठन की बहुत सारी बातें आप सबको जानकारी है, आप सभी जानते हैं। आपके पास में बहुत से ऐसे मंडल हैं जो गठित हैं। अब ये हाथ जरा उठा के बताइए, किनके जो भाइयों के यहाँ मंडल गठित है, जरा हाथ उठा के बताइए जो मंडल गठित हो चुके हैं, पंजीकृत हो चुके हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है ना, बहुत कुछ बाकी है। तो हमारे भाई लोग जब ये जो समूह चर्चा होगी उसके बाद में फॉर्म देंगे, सुपर 50 वाला भी फॉर्म देंगे, सुपर 100 वाला, सुपर 50 मतलब 100, सुपर 50, हाँ जहाँ 100 वहाँ 100, जहाँ 50 वहाँ 50, वो फॉर्म देंगे। उसके साथ साथ में प्रज्ञा मंडल का भी फॉर्म दिया जाएगा, आईडी वाला भी और प्रज्ञा मंडल पंजीयन वाला भी, ये हमारे भाई लोग देंगे। मैं 5 मिनट का समय हमारे भाई परमेश्वर से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा इस विषय को आगे बढ़ा करके 5 मिनट का समय दे देंगे। विषय लगभग हमारे आदरणीय भाई सब बता चुके हैं और आप सब जानते भी हैं, ज़्यादा कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है। बस एक ही निवेदन, हम जब बहुत छोटे छोटे थे तो मुर्गा बांध देता था तो हम सोचते थे कि मुर्गा जब बोला सवेरा होगा। काफ़ी दिन इसी भ्रम में हम जी रहे थे। हमको ऐसा लगता था कि मुर्गा यदि नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा। आप लोग तो नहीं सोचते हैं ऐसा? मुर्गा जब बांग लगाता है, कुकड़ू को बोलता है, तब सवेरा होता है। ये सही बात है? ये सत्य नहीं है ना? लेकिन हमने देखा, कई अभी भी देखते हैं, अभी भी सुनते हैं, मुर्गा बांग लगाता है तब सवेरा हो जाता है। भाइयों बहनों, मुर्गा बांग लगाता है तब सवेरा नहीं होता, बल्कि सवेरा जब होने वाला होता है तो मुर्गे को अंतःस्फुरण होने लगती है कि बोल बोल बोल, और वो बोलने लगता है। मेरे भाइयों बहनों, हमको और आपको भी अंतःस्फुरण होनी चाहिए। युग का निर्माण सुनिश्चित है, होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है। और हमको और आपको मुर्गे बन करके सिर्फ बांग लगाने के बाद, और एक निवेदन और कर दूं, मुर्गे की आवाज़ को सुन करके जो ही भाई बहन उठ जाते हैं वो घाटे में नहीं रहते। और जो सोचते हैं कि मुर्गा तो रोज रोज बोलता रहता है, अभी तो चादर ओढ़ करके सो रहे हो, तो भाइयों बहनों
सो करके तो नहीं रह सकते, जागना पड़ेगा। 6 बजे नहीं जागेंगे, 8 बजे जागेंगे, 8 नहीं तो 10 बजे जागेंगे, लेकिन उठना पड़ेगा। मुर्गे की आवाज़ को सुन करके जो भाई बहन जाग जाते हैं उनको समझदार कहा गया है, समझदारों में आपका नाम आता है। और जो बाद में उठते हैं उनको तो लाचार कहते हैं, वो तो मजबूर हो जाता है उठने के लिए। तो आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप जाग चुके हैं मुर्गे की बांग को सुनकर, आवाज़ को सुनकर, तो अन्य भाई बहनों को भी जगाने का काम करिए, घर घर जाइए, बांग लगाइए, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का कार्य करिए। हम और सब परम पूज्य गुरुदेव के मानस पुत्र पुत्रियां हैं, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहन गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, दीक्षित है। 5 अनुबंध गुरुदेव से दीक्षा लेते समय आपसे कहा गया था कि इसका पालन करोगे, तो हमने कहा साहब करेंगे। एक बार पुनः अवलोकन करिए, मूल्यांकन करिए अपने आप के, क्या हम उन 5 कार्य को कर रहे हैं, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आज हम गायत्री पीठ पर बैठे हुए हैं, रात पे चिंतन करना और मन ही मन गुरुदेव से क्षमा याचना करना, और कल से पुनः उस कार्य को प्रारंभ कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा बेटा मेरे से जुड़ने के लिए आपको 5 काम करने होंगे। पहला काम उपासना, 3 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जप। दूसरा गुरुदेव ने कहा बेटा तुम क्या थे इसके पहले, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमसे जुड़ गए हो तो हम आपको श्रेष्ठ इंसान बनाना चाहते हैं, देवता बनाना चाहते हैं, और देवत्व के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो अवरोध है आपके जीवन में, उस अवरोध को दूर करिए, अर्थात जीवन साधना करिए, अपने जीवन की बुराइयों को हटाइए। ये दूसरा अनुबंध। तीसरा गुरुदेव ने कहा था बेटा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हाड़ मांस का लौटता नहीं हूँ, बल्कि मैं सशक्त विचार हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेरणा हूँ। हमसे यदि आप जुड़ना चाहते हो, हमसे वार्तालाप करना चाहते हो, तो मेरे बच्चों हमारे साहित्य को ले जाना, रोज नित्य प्रति स्वाध्याय करना। ये तीसरा अनुबंध था। चौथा अनुबंध गुरुदेव कहते बेटा भगवान का दिया हुआ समय है, 24 घंटा भगवान ने दिया है, 23 घंटा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, लेकिन 1 घंटा ईमानदारी से भगवान के लिए देना। और अंतिम 5वां अनुबंध गुरुदेव ने कहा बेटा यदि रोटी खाते हो, चाय पीते हो, तो हमको भी रोटी खिला देना, हमको भी चाय पिला देना। चाय का समय भी होगा इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो गुरुदेव ने कहा बेटा चाय पिला देना, मुझे रोटी खिला देना। और गुरुदेव कहते बेटा महंगाई के ज़माना है, रोटी मत खिलाना, 1 कप चाय मत पिलाना, आधा कप चाय और आधी रोटी की कीमत निकाल देना, जिसका नाम था अंशदान। यदि ये हम कर रहे हैं तो धन्यवाद के आप पात्र हैं, आपकी प्रशंसा है, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और यदि ये 5 अनुबंधों को भूल गए हो, नहीं करते हो, तो आपसे निवेदन है जरूर इसको करिए। और इसी के साथ बस 2 मिनट में 1 घंटे का समय यदि हम निकालेंगे, तो गुरुदेव ने कहा था बेटा 1 घंटे में क्या करेंगे, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करेंगे, एक व्यक्ति से आप संपर्क करिए। 1 घंटे का समय एक व्यक्ति को दीजिए, तो महीने भर में आपके संपर्क में कितने व्यक्ति आएंगे? मैथमेटिक्स मेरा कमजोर इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कितने लोग आएंगे? और साल भर में 365 व्यक्ति से आप सिर्फ 1 घंटा का समय निकाल रहे हैं, उसमें संपर्क हो रहा है। और आने वाले वर्ष में आपको कितना गुना अपना विस्तार करना है? ज़्यादा नहीं, 25 गुना विस्तार करना है। तो मेरे भाइयों बहनों 365 व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, उनमें से यदि मैंने 25 अपने जैसे नहीं बनाया तो बेकार है मेरा समय देना। इसलिए 25 का तो निर्माण हमको करना ही करना चाहिए। और ईमानदारी से यदि हम समय दान करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके माध्यम से ही 25 व्यक्ति जुड़ते चले जाएंगे, नए व्यक्ति अपने परिवार से। अभी जो प्रज्ञा मंडल की बात कर रहे थे, 1 से 5, 5 से 25, आप देखेंगे तुरंत 1 महीना में आपका हो जाएगा। इस कार्य को आप करिए, यह आपसे निवेदन है। एक बड़ा ही अच्छा दृष्टांत मैं भी अभी पढ़ रहा था साहित्य में। एक महात्मा जी रास्ते से निकल रहे थे, ऊपर दूसरे मंजिल में एक वेश्या रहती थी, उनसे कई लोग आते थे, बड़े लोग मिलने, पान खाती थी। पान खा करके महात्मा जी निकल रहे थे अपने मस्ती में, थूक दिए उसके ऊपर। महात्मा जी के ऊपर वो फीक पड़ा, ऊपर देखे और मुस्कुराते हुए अपने मस्ती में चलने लगे। वेश्या को वो अपमान लगा कि देखो लोग तुम्हारे पास आते, इन्होंने देखा भी नहीं, निकल गए। तो उनके जब मिलने वाले आए
उनके यार तो उनसे शिकायत की कि देखो महात्मा जो जा रहे हैं ना, हमारी उपेक्षा करके वो चले गए। तो जो भी आया था व्यक्ति वो गया, डंडा लेकर के और उसके सिर पर जोरदार प्रहार कर दिया साधु महात्मा। साधु महात्मा को ऐसे लाठी पड़ी, खून बहने लगा, तो भी मस्त बेचारे कुछ नहीं बोले, मारने वाले को ना कुछ नहीं, आगे बढ़ते रहे। लेकिन इसी क्रम में वो दौड़ते मार करके अब दौड़ते हुए जा रहे थे मिलने के लिए वेश्या से। तो दूसरी मंजिल जैसे ही पहुंचे हुए थे, इस सीढ़ी में पैर फिसला और नीचे धाम से गिर गया। बहुत चोटें लगी इनको, कई जगह हाथ पैर टूट गए, खून आने लगे। ये दृश्य वेश्या देख रही थी और उन्होंने कहा बड़ा अनर्थ हो गया, भागे भागे गई और महात्मा जी के चरणों में गिर करके कहा क्षमा करिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो महात्मा जी ने जो बात कही वो बड़ा महत्वपूर्ण है। महात्मा जी कहा इसमें तेरी और मेरी कहाँ से आ गई? लड़ाई तेरी मेरी कहाँ है? न तेरी लड़ाई है न मेरी लड़ाई, तुमसे न मेरी कोई दुश्मनी है, तुम्हारी मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो यार और यार की लड़ाई है, ये तो यार और यार की लड़ाई है, इसमें तुम्हारी हमारी बात कहाँ आती है? मेरी शिकायत आपने अपने यार से की, वो गुस्से में आकर के मेरे ऊपर प्रहार किया और उस देख करके मैंने तो अपने यार से कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। तो जिस प्रकार से आप तुम्हारा अपमान आप तुम्हारे यार को सहन नहीं हुआ और मैं पिटाई कर दिया करके डंडे से, उसी प्रकार मेरे यार को मेरे ऊपर जब आक्रमण हो रहा था तो उनको भी सहन नहीं हुआ और उन्होंने वो दंड दे दिया। और कहा सुनो, तुम्हारे यार तो कभी कभी आते हैं तुम्हारे पास मिलने के लिए, लेकिन मेरे यार हमेशा 24 घंटा मेरे पास ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं। भाइयों बहनों, ये सिर्फ ये निवेदन दृष्टांत इसलिए बताया गया कि आप लोग विश्वास मानना, आप हमारे जो यार है अर्थात हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव हमेशा 24 घंटे हमारे पास है। गुरुदेव का दिव्य आश्वासन है, बोले बेटा एक कदम आगे बढ़ा कर तो चल, आप देखोगे आगे आगे मैं पायलट बन करके चलता हुआ दिखाई दूंगा, पीछे मुड़ करके देखोगे तो बॉडी गार्ड के रूप में खड़ा होऊंगा, दाएं बाएं जहां भी देखोगे बेटा मैं ही मैं नजर आऊंगा। और भाइयों बहनों क्या बताऊं आपको, 19 वर्ष की अवस्था में ही धरती पर आ गया था यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। तब से गुरुदेव के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर करते हैं, हम तो अनुभव किए हैं, आप भी अनुभव करते होंगे कैसे गुरुदेव हमारे आगे पीछे दाएं बाएं चलते रहते हैं, हमारे कार्य को साधते रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग बिल्कुल परम पूज्य गुरुदेव के उन आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। और कोई कार्य कठिन नहीं होता, कोई कार्य असंभव नहीं होता भाइयों बहनों। एक छोटा सा संकल्प यहाँ से लेकर के जाइएगा, कुछ भी नहीं असंभव होता। जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं, बाधाओं की क्या विशाल, बाधाओं की क्या विशाल रूप तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है और दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। तो आपसे निवेदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का जो क्रम है, आगे का जो क्रम है चाय प्रतिज्ञा पिएंगे, उसके बाद पुनः हम लोग बैठेंगे 3:30 बजे से आगे अगली कक्षा होगी। आइए कमर स्थिति करके बैठे, शांति पाठ। ओम यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। समूह चर्चा में किन बातों पर ध्यान देना है इसकी अभी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि चाय पीने के पश्चात थोड़ी सी और ऊर्जा मिल जाएगी। आत्मिक ऊर्जा आपको तो मिल रही है, कल से लेकर के आज तक आत्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ के मौसम के हिसाब से जो ऊर्जा आपके भीतर से निकल कर बाहर चली जा रही है उसके लिए चाय आ रहा है, जिससे कि वो भी ऊर्जा मिल जाए।
पूर्व बैठेंगे क्यों ये जान लेते हैं, क्योंकि चाय तो बाहर मिलेगा लेकिन यहाँ बैठेंगे क्यों ये जान लेते हैं। भाइयों बहनों, जिस चिंतन शिविर के लिए हम सब इस भीषण गर्मी में आए और इस भीषण गर्मी के यहाँ के व्यवस्था तंत्र ने जिस तरह से मेहनत करके आपकी व्यवस्था बनाई है, जिस दिन हम जाएंगे सभी अपने अग्रजों को नमन करके जाएंगे कि जहाँ 4 व्यक्ति के लिए आवास की व्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ हम भाई बहनों के लिए 600 से ज़्यादा भाई बहनों के लिए उन्होंने आवास की व्यवस्था बना दी। मैं व्यवहारिक चर्चा कर रहा हूँ, कोई सैद्धांतिक बातें नहीं। आदरणीय भैया जी के पास आधे घंटे के लिए भी आज वक्त नहीं है, इतनी व्यस्तता है उनकी। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात भी उनको 105 डिग्री का बुखार था एक दिन ठीक पहले, इसीलिए किसी से मिलना जुलना बंद कर दिए थे। लेकिन चूंकि उन्हीं के द्वारा दिया हुआ तिथि था, ये तारीख थी, इसलिए उन्होंने हम सबको अस्वस्थता में भी समय दिए, आपके प्रश्नों को जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास किए और आप सब से मिलकर कितनी प्रसन्नता व्यक्त की आप सब उससे अवगत हैं हाल में किस तरह से देखती है। आदरणीय भैया जी ने जिस क्रांति दूत की चर्चा की है, बहुत गंभीरता से हम सब ने लिया और महसूस भी किया है कि युग निर्माण योजना के उद्देश्य को कोई पूरा कर पाएगा तो आज की हमारी सशक्त युवा पीढ़ी पूरा कर पाएगा। और आज की सशक्त युवा की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को भी उसी सशक्तता से अपना दायित्व संभालने के लायक बना दे, जिससे कि युग निर्माण योजना अपनी द्रुत गति से आगे बढ़ता रहे। ये भी हमको एहसास हुआ। और आज जिन बिंदुओं को लेकर हमारे निर्मलकर भैया जी ने, जिन बिंदुओं को लेकर हमारे परमेश्वर भैया जी ने हम सबको संकेत किया है कि इन सब का निचोड़ बनेगा हमारे समूह चर्चा। हम बैठेंगे इसी के लिए, बैठकर क्या करेंगे, एक काम तो वो करेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है, गौरव की भी बात है। जिस सुपर 50 सुपर 100 की चर्चा आदरणीय बड़े भैया जी लंबे समय से करते आ रहे हैं कि ऐसे सुपर 100 ऐसे सुपर 50 युवा चाहिए एक एक जिले में, जिनको मोती का माला के रूप में पिरोए जा सके और आने वाली पीढ़ी के रूप में हम प्रस्तुत कर सकें शांति कुंज को। ऐसे 25 जिलों में हमारे सुपर 100 तैयार हो गए हैं। अब करना क्या है, यहाँ से जाने के पश्चात उन सुपर 100 युवाओं के बीच आपको बैठना है। हर जिले में जिले स्तरीय केवल उन सुपर 100 बच्चों को बुलाना है। जिस जिले में 50 तैयार हुए हैं, जो छोटे छोटे नए जिले बने हैं, वहाँ सुपर 50 और जहाँ 100 बने सुपर 100 सूची हमारे पास है, आपको उपलब्ध करा देंगे। किस जिले में किन किन युवाओं का नाम है, बिल्कुल युवा हैं, 20 साल 22 साल 25 साल के नीचे की युवा हैं, फौज है। और उन युवाओं के बीच आपको बैठना है और बैठकर क्या करेंगे, बैठ करके उनसे संकल्प कराएंगे। किन किन बिंदुओं पर संकल्प कराएंगे वो पत्रक हम आपको दे देंगे। हर मंडल की क्षमता को आकलन करते हुए संकल्प पत्र तो एक जैसे बनते हैं, मगर आवश्यक नहीं है कि वो सभी बिंदु सभी जिले में सभी स्तर पे पूरे हो पाए। उस जिले की आवश्यकता, उस जिले की क्षमता उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बिंदु को कैसे लागू करेंगे, इसकी चर्चा हम आपस में अभी बैठ करके कर लेंगे। लेकिन वो दायित्व आप सबको निभाना है, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है। तो रिपोर्टिंग शांति कुंज करेगी और शांति कुंज में देना होगा। श्रद्धेया जी भी आपके रिपोर्ट को देखती हैं। वो पहले के जमाना चला गया, आप कुछ बोलते थे, भरोसा हो जाता था और मान कर चलते थे। लेकिन अब रिकॉर्ड में चाहिए, कंप्राइज्ड चाहिए। हम यहाँ से जाने के बाद कब तक अपने जिले में बैठक लेंगे, ये घोषणा आज हमको करनी होगी। और उसकी जिम्मेदारी कौन भाई या कौन बहन ले रहे हैं जिले स्तर पर, इसकी भी घोषणा आपको उसमें लिख करके देना होगा। कितने दिन के भीतर आप उन भाइयों बहनों की गोष्ठी लेकर के रिपोर्ट पेश करेंगे, ये जानकारी आज आप अपनी गोष्ठी में समूह चर्चा में करेंगे। सुपर 100 या सुपर 50, तो ये बात उनकी हो गई। दूसरी बात क्या करेंगे, प्रत्येक जिले में हमारे सप्त आंदोलन चलते हैं। सप्त आंदोलन का मतलब यह है कि सातों आंदोलन उसी स्तर पे चले, यह आवश्यक नहीं है।
उनमें से कोई एक दो आंदोलन थी बहुत अच्छे से चला रहे हैं तो उसको आप आगे और तेज गति से बढ़ाइए। आप दूसरे जिले की नकल मत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई जिला व्यसन मुक्ति पर बहुत अच्छा काम करता है, जब अखबार में नाम आ जाता है तो पड़ोस का जिला कहता है यार ये काम करना तो बड़ा अच्छा है, इसमें बढ़िया नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, तो सब काम को छोड़ो व्यसन मुक्ति पे लग जाओ। फिर किसी जिले ने वृक्षारोपण कर दिया, उसका बड़े अखबार में नाम आ गया, अच्छा ये बड़े अखबार में नाम आता है तो दोनों काम को छोड़ दो पौधा पर। ऐसा कदापि मत कीजिएगा। आप अपनी रुचि देखिएगा, अपनी क्षमता देखिएगा और उसके आधार पर उस सप्तम्य आंदोलन में से जो भी आंदोलन आपको रुचिपूर्ण लगता है, आपके जिले की जितनी क्षमता है उसके आधार पर उसको चयन कीजिएगा और उसको चयन करके अपने जो भी हम फॉर्म देंगे उसमें भरिएगा। अब क्या करेंगे, प्रत्येक जिले का एक आंदोलन प्रभारी चयन करना है। आज व्यसन मुक्ति आंदोलन अपने जिले में चलाएंगे तो उसका कोई न कोई प्रभारी आपको चयन करना है। पर्यावरण आंदोलन चलाएंगे तो बाल संस्कार चला जाएंगे, तो जो भी आप चलाना चाहते हैं उसका आपको प्रभारी चयन करना है। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, यहाँ 32 जिले के भाई बहन आए हैं, तो 32 जिले के कोई भी आंदोलन के प्रभारी, तो 32 प्रभारी मिल गए। उदाहरण के लिए व्यसन मुक्ति के लेते हैं तो 32 व्यसन मुक्ति के प्रभारियों को मिला करके हम प्रांतीय एक संगठन बनाएंगे व्यसन मुक्ति का, जिसमें केवल प्रत्येक जिले के प्रभारी जुड़ेंगे। फिर वो 32 भाई मिल करके प्रांतीय स्तर का कोई प्रभारी चयन करेंगे। वो 32 भाई मिलकर चयन करेंगे कि इनमें से इस आंदोलन के प्रभारी कौन बनेगा, और जब भी उनका बैठक होगा तो 32 भाइयों के बीच बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे कि इस आंदोलन को अपने प्रांत में किस स्तर पर कैसे फैलाएं। इसी प्रकार से प्रत्येक आंदोलन के जिले स्तर के प्रभारी, फिर प्रांत स्तर के प्रभारी, और ये सब करने लग गए, करते ही हैं मगर व्यवस्थित स्वरूप देने लग गए। तो मुझे लगता है कि सचमुच छत्तीसगढ़ के बारे में जो नारा हम लोग बार बार यहाँ से सुनते हैं उसको सार्थक कर पाएंगे। तो ये भी काम करना है मुझे। अभी आप चाय पीने के पश्चात जब बैठेंगे मिलेगा, ऊपर में ही आंदोलन के प्रभारी का नाम है और नीचे में दिया गया है कि उस आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या काम किया जा सकता है। इतनी सुविधा हमारे भैया जी ने बना करके दे दिया है कि किसी आंदोलन को चलाने के लिए आपको क्या क्या बिंदु में कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी बिंदु के एक साथ करें, मगर आपके सुविधा के लिए बिंदु दिया गया, तो ये काम आपको करना है। भाइयों बहनों, अभी शांति पाठ तो हो गया है, मगर चाय बोर्ड टी.आर. चौहान जी देखेंगे, उनके साथ एक सहयोगी ले लीजिएगा। टी.आर. चौहान जी सामने तरफ आ जाइए। कोरबा जोन को महेश साहू भैया देखेंगे और अपने सहयोगी भी ले लीजिएगा। जो ये है मेरे बाएं तरफ, मैं इसलिए प्रमुखों को बुला रहा था कि वो समझ जाए तो अपने लोगों को बैठा देना। तरफ के बीचों बीच अंबिकापुर उपजोन के भाई बहन बैठेंगे एक साथ। अंबिकापुर उपजोन में अंबिकापुर जिला, सूरजपुर जिला, कोरिया जिला, बलरामपुर जिला और जशपुर जिला आता है। ये 5 जिले के भाई बहन मेरे बाएं तरफ पहला जो खंड दिख रहा है उस खंड में बैठेंगे। उसके पश्चात कोरबा उपजोन के भाई बहन उसके एक खंड को छोड़ करके दूसरे खंड में बैठ जाएंगे। कोरबा उपजोन के अंतर्गत कोरबा जिला आता है, जांजगीर चांपा जिला आता है, रायगढ़ जिला आता है। इसको महेश साहू जी और अनुराग यादव जी देखेंगे। उसके बाद आएगा बिलासपुर उपजोन। इसके पश्चात में एक खंड को छोड़ करके फिर बिलासपुर उपजोन वाले भाई बैठेंगे बाएं तरफ। बिलासपुर जिला, मुंगेली, पेंड्रा, गौरेला, मारवाड़ी, ये 3 जिले मिला करके देखेंगे। संतोष राठौर भी ये देखेंगे, सुरेंद्र गुप्ता जी देखेंगे। उसके पश्चात चौथा उपजोन है रायपुर। तो मंच के दाहिने तरफ का पहला जो खंड है उसमें रायपुर उपजोन के भाई बहन बैठेंगे। रायपुर उपजोन में बलौदाबाजार जिला, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और रायपुर, ये 5 जिले के भाई बहन मंच के दाहिनी तरफ के पहले खंड में बैठेंगे और इसको बड़ी बहन कुलदीप भाई, मीना ध्रुव बहन संभालेंगी। दुर्ग उपजोन एक खंड को छोड़कर दूसरे खंड में मंच के दाहिने तरफ का दुर्ग उपजोन के भाई बहन बैठेंगे। इसमें दुर्ग, भिलाई,
बलौदा, बेमेतरा, ये 3-4 जिले के भाई वहाँ बैठेंगे। शांताबाद इस उपजोन को देखेंगे। राजनांदगांव उपजोन एक खंड को छोड़कर राजनांदगांव उपजोन बैठेगा। इसमें कवर्धा, मोहला, मानपुर और खैरागढ़ ये 3 जिले के भाई वहाँ बैठेंगे। संजीव शर्मा जी इस उपजोन को देखेंगे। इसके बाद है जगदलपुर उपजोन। एक खंड को छोड़कर जगदलपुर उपजोन बैठेगा। जगदलपुर उपजोन में दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और जगदलपुर। अनिल कश्यप जी ये देखेंगे, एक सहयोगी ले लीजिएगा। उसके बाद है कोंडागांव उपजोन। कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर ये 4 जिले के भाई वहाँ बैठेंगे। अशोक नाग जी, चंद्रकला बहन जी इस उपजोन को आप लोग देखिएगा। बाकी चर्चा आप लोग चाय पी के आ जाएंगे तो करेंगे, मगर बैठने क्रम ऐसी रहेगा। धन्यवाद। संपन्न होगा इस सत्र का। सायंकालीन हमारा कार्यक्रम 6:30 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन वह कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा, रामकृष्ण हॉल में होगा। रामकृष्ण हॉल की क्षमता चूंकि कम है, इसलिए वहाँ पर हमारे युवा भाई बहन प्रवेश करेंगे। अन्य हमारे वरिष्ठ भाई बहनों से आग्रह रहेगा वो यहाँ इसी मंच यहीं इसी पंडाल पर बैठ जाएंगे। आज पावन पूर्णिमा का अवसर है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन शांति कुंज में दीप यज्ञ होता है, तो आज दीप यज्ञ होगा यहाँ पर पूर्णिमा के अवसर पर। तो हमारे जो वरिष्ठ गण हैं वो यहाँ दीप यज्ञ में भाग ले लेंगे, और जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं वो सभी रामकृष्ण हॉल में पहुँचेंगे। जितनी उसकी क्षमता है, लगभग 400 की क्षमता है। 400 भाई बहन वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, वो वहाँ रहेंगे। उसके पश्चात जो नहीं बैठ पाएंगे ऐसे वरिष्ठ भाई बहन यहाँ दीप में भाग ले लेंगे। वहाँ बैठकर हम जो चर्चा करेंगे, अभी समूह चर्चा के अंतर्गत और भी जो बिंदुओं पर विश्लेषण करना था, समय अभाव के कारण वो नहीं हो पाया, उसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने जिले स्तर पर आंदोलन के प्रभारी बनाए हैं, वो आंदोलन के प्रभारी का दायित्व क्या होगा, किस तरह से उस आंदोलन को जिले स्तर पर आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से किसी आंदोलन का प्रांत का चयन करेंगे, इन समस्त बिंदुओं पर काफी विस्तार से विश्लेषण होगा। आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होगा किसी आंदोलन को लेकर, तो उसकी भी वहाँ चर्चा करेंगे। इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। चूँकि आज रात को 8 बजे बिजली बंद हो जाएगी कुछ तकनीकी कारणों से, तो 8 बजे के पहले वहाँ भी शांति पाठ करना होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि 6 बजे जब नाद योग शुरू होता है तो 6 बजे से ही हम रामकृष्ण में बैठ जाएं, वही नाद योग करें और उसके पश्चात अपनी गोष्ठी का क्रम प्रारंभ कर देंगे। ठीक है। बाकी है